यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम में दर्शनों के बाद आज बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले थे, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए नहीं गए। आज मौसम में सुधार होने के बाद सीएम योगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ गौचर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अब वो मंगलवार को बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए रवाना होंगे। दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मौसम में आए बदलाव की वजह से अपने तय वक्त पर भगवान बद्रीनाथ के धाम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में हुई भारी बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ से ढक चुका है। हालांकि केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद आज कपाट बंद होने के विशेष अवसर पर अपनी मौजूदगी पर सीएम योगी ने प्रसन्नता जताई। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 3:45 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है। रविवार को केदारनाथ के दर्शन के बाद आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ को बद्री विशाल के दर्शन करने थे, लेकिन रात से ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में शुरू हुई बर्फबारी की वजह से सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ धाम में ही रुकना पड़ गया। कंटिन्यूस टच में है और जैसे ही बर्फबारी रुकती है और मौसम खुलता है, फिर कार्यक्रम अपने बनाए हुए कार्यक्रम के अनुसार आगे प्रस्थान करेगा। थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि अभी वेदर पैक है, विजिबिलिटी कम है और स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन सारे संबंधित अधिकारी और फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है और कंटिन्यू सभी के हम टच में हैं। अपने उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी ने यूपी और उत्तराखंड के बीच चल रहे संपत्ति विवाद पर कहा कि दोनों राज्यों में अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हरिद्वार में अलकनंदा अतिथि गृह को आपसी सहमति से उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया गया है। वहीं केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार केदारनाथ में बेहतरीन काम कर रही है। सचमुच मौसम बहुत सुहावना है, अच्छा है। हम लोग भी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ की गोद में। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत अभिनंदनीय है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होने वाले हैं और आज ही सीएम योगी को बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद लखनऊ वापस लौटने का कार्यक्रम है। ऐसे में अगर मौसम में सुधार नहीं हुआ तो सीएम योगी को बिना बद्री विशाल के दर्शन के ही उत्तराखंड से वापस लौटना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों में दीपावली के बाद बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई हिस्सों में, कई जिलों में बारिश हुई और पटाखों के धुएं की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। प्रदूषण था, उससे लोगों को राहत मिली है। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में रविवार को अचानक मौसम ने करवट ली, मौसम बदला, हल्की बारिश हुई, कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। अभी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर राहत की सांस ली है लोगों ने। हालांकि थोड़ी सी ठंड बढ़ी है, लेकिन जो प्रदूषण था, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी,
अब लोगों को स्वच्छ हवा मिल पा रही है, चाहे लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, आजमगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथरस की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर गिरी बूंदें और ये बूंदें साथ में राहत लेकर आई। तो उत्तर भारत में बारिश के बाद मौसम बदला है। पहले AQI क्या था, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था, वो हम आपको दिखा रहे थे। अब आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कितना है ये आप देख लीजिए। लखनऊ में 56 यानी कि 100 से नीचे, यानी कि बहुत अच्छा। ये हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी इंडेक्स 56 बता रहा है लखनऊ में, यानी कि बहुत अच्छी है हवा। ये AQI है। उसके बाद आप वाराणसी का देख लीजिए। वाराणसी में भी 78, यानी कि 100 से नीचे अगर AQI है तो ठीक है। कानपुर में 79 है। उसके बाद अब अगले शहर की बात करें, मेरठ की बात करें तो मेरठ में 82 है। सब जगह 100 से नीचे अब तक AQI है। ग्रेटर नोएडा में 95 है, दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा, लेकिन 100 से नीचे ही है। गाजियाबाद में 100 से ऊपर ही, ये चिंताजनक है 119, क्योंकि AQI 100 से ऊपर यानी कि खतरनाक। अगर हम बात आगरा की कर लेते हैं तो आगरा में है 132, आगरा में 132 है और ये ग्रेइश एरिया में आप देखेंगे। और आखिर में नोएडा की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा है 158। तो यहां पर जो फिजाएं हैं बदली हैं। हालांकि AQI जहां 500, 400, 600 तक पहुंच गया था, वहां से 158 फिर भी बेहतर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की है। WHO की ओर से कहा गया है कि उच्च जोखिम वाले संपर्कों की प्रारंभिक जांच और उनकी ट्रैकिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिली है। आपको बता दें कि यूपी ने कोरोना महामारी को लेकर देश में सबसे ज्यादा जांच की। WHO की ओर से कहा गया कि कोरोना महामारी से निपटना उत्तर प्रदेश जैसे किसी बड़े राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में राज्य सरकार ने योजना के तहत लोगों की जांच की। कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता करके उनकी जांच की गई और बेहतर निगरानी के चलते उनको सफलता मिली है। और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूपी सरकार की तारीफ कर रही, बड़ी बात है और इससे बीजेपी के नेता गदगद हैं। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष सवाल भी उठा रहा है और विपक्ष इन तमाम बातों से सहमत भी नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की है कि जैसे उसने हैंडल किया, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों की आबादी, और ऐसे में कोरोना से बचाव के जितने भी तरीके अपनाए गए वो सभी कारगर साबित हुए। यानी कि मुख्यमंत्री की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। तो इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने इसे प्रदेश की जीत बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने का है ताकि कोरोना का समय रहते ही उस पर काबू पाया जा सके और उसे खत्म किया जा सके। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है कोविड-19 के पेशेंट की, उसको लेकर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार आप लोग कोरोना से निपटने के लिए लगे हुए हैं, तमाम इंतजाम किए, अब उसको क्लेम किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर, WHO ने तारीफ की है। प्रथम दिवस जब हमारा केसेस आने लगे उसके पूर्व जो हमको केंद्र सरकार के द्वारा सूचना मिला था, तभी से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग ने पूरा तैयारी अपना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे हमारे केसेस बढ़ते रहे, जैसे जैसे हमारे बेड्स बढ़े, उनके संसाधन बढ़े, उनके दवाइयाँ बढ़ी, वो सब हम तैयारी साथ साथ करते गए और प्रयास ये किया गया कि हम अधिक से अधिक तैयारी, केसेस के ज़्यादा संख्या आने के पहले ही तैयारी कर लें। हमारा सबसे बड़ा कमजोरी था कि हम टेस्टिंग में हम बहुत कमज़ोर थे, क्योंकि पहला वाला जो हमने शुरू किया था तो KGMU के माध्यम से हमको मुश्किल से 500-600 भी नहीं मिलते थे और उसको भी हमको कंफर्मेशन NIV पूना से लेना पड़ता था। आज हम करीब 1,70,000, 1,65,000 तक टेस्टिंग प्रतिदिन कर रहे हैं। 1,70,00,000 तक ऊपर हम लोग ऑलरेडी पूरे प्रदेश में कर चुके हैं। तो सर, WHO ने क्या आपसे मांगा था या उन्होंने खुद अपना ऑब्जर्वेशन करके ये रिपोर्ट दी है कि उत्तर प्रदेश का बेहतर स्थिति है? नहीं, हमसे कुछ नहीं मांगा था। ये उनके WHO के यहाँ टीम रहती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वो खुद ही हमारा प्रबंधन को भी जांच करती है, देखते रहती है कहाँ कहाँ तक होता है, और उनका एक सहयोगी रूप में भी उनका हमारे साथ रहता है। WHO है, UNICEF है, ऐसे कई संस्थाएं हैं जो हमको एज हेल्थ पार्टनर्स वो हमको भी सपोर्ट करते हैं और उसी तरह हम लोग देखते भी हैं। तो इसलिए हमने जो भी किया उसका अध्ययन वो लोग करके
इस बात को निकाले हों। लेकिन बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दूसरे स्टेट को भी यूपी की तरह फार्मूला लागू करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर। हाँ, बिल्कुल सही है, वही सफलता भी है। और मैंने पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिस सिस्टम को हमने इसको संचालन किया। मेरठ में एबीपी गंगा की खबर का हुआ है बड़ा असर। दीपावली पर फायरिंग के मामले में बीजेपी नेता गोपाल काली पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। आपको ये बता दें कि बीजेपी नेता गोपाल काली ने दिवाली के मौके पर फायरिंग की थी। ये वो वीडियो है और अब इस वीडियो को देखने के बाद कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है। एबीपी गंगा ने इन तस्वीरों को दिखाया था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल ये है कि सिर्फ एफआईआर लिखकर खाना पूर्ति हो रही है, गिरफ्तारी कब होगी, ये भी एबीपी गंगा सवाल पूछता है। ये थाना गंगानगर का प्रकरण है। दीपावली की रात में पूर्व विधायक हैं गोपाल काली करके, इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसके संबंध में थाना गंगानगर में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। लाइसेंसी और अवैध हथियारों का प्रदर्शन यूपी में कानून को बौना साबित कर रहा है और सरेआम कानून का मजाक बनाया जा रहा है। कुछ दबंग कानून की धाराओं को बंदूक की नोक पर रखकर धुआं किए हुए प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को धुआं करने वाली ऐसी ही तस्वीरों से ये हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दीपावली के मौके पर जमकर हथियारों की प्रदर्शनी की गई। अपने रौब दिखाते हुए लोगों ने जमकर फायरिंग की। अब फायरिंग के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पिछले 2 दिन में ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और 1-2 जगहों से नहीं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई हैं, लेकिन पुलिस एक भी जगह पर कार्रवाई कर नहीं पाई। हाँ, तो ये है कि पुलिस ज्यादातर केसेस में एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई है। हर्ष फायरिंग के ये वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहे हैं। ये फायरिंग दिवाली की रात की बताई जा रही है। कुछ लोग पटाखे चलाने में मशगूल थे तो किसी को बंदूक चलाने में आनंद आ रहा था। रायबरेली के केमुपुर में इस शख्स को देखिए, जनाब कितनी शान से बंदूकबाजी कर रहे हैं। यह तस्वीर है सहारनपुर की, जहां बीजेपी नेता फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। नाम है नितिन गुप्ता। देवबंद के ये बीजेपी नेता दिवाली के मौके पर फायरिंग कर रहे हैं। अब इनका वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले हम मेरठ में बीजेपी नेता गोपाल काली का हर्ष फायरिंग का वीडियो दिखा चुके हैं, जिन पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। और अब ये देखिए गाजियाबाद का वायरल वीडियो। गोवर्धन पूजा के बाद शस्त्र लाइसेंस से फायरिंग के 2 वीडियो। एक वीडियो में बुजुर्ग फायरिंग कर रहे हैं तो दूसरे वीडियो में एक युवक नजर आ रहा है। वीडियो थाना कविनगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से पंकज सिंह और गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ सहारनपुर से बलराम पांडे की रिपोर्ट। कल एक बार फिर से लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए की ऑपरेशन बुलडोजर शुरू हो जाएगा। एलडीए दिसंबर तक अवैध बिल्डिंग ध्वस्त करने की तैयारी में है। इसमें फैजाबाद और सुल्तानपुर रोड की 11 अवैध संपत्तियों पर एलडीए की नजर है। इधर जानकीपुरम, मडियाओ, हुसैनगंज में मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर एलडीए की नजर है। खबर है कि अवैध निर्माण कराने वाले इंजीनियर्स भी अब कार्रवाई के साथ में आएंगे। दागी इंजीनियर्स पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सपा सांसद आजम खान की बहन के फ्लैट के कब्जे को लेकर अहम सुनवाई होने वाली है। दरअसल ये मामला लखनऊ के रिवर बैंक कॉलोनी में एक फ्लैट से जुड़ा हुआ है, जिसे आजम खान की बहन को आवंटित किया गया था, लेकिन फिलहाल उस फ्लैट को नगर निगम ने उस पर ताला जड़ा हुआ है। लेकिन आजम खान की बहन का सामान घर के अंदर बंद है। हाल ही में हाईकोर्ट ने फ्लैट खाली कराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अब कल होने वाली सुनवाई के बाद तय होगा कि नगर निगम को फ्लैट पर कब्जे का अधिकार मिलेगा या फिर फ्लैट आजम खान की बहन को दिया जाएगा, वापस उन्हीं के पास रहेगा। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों ने शपथ ली है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। कांग्रेस और आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक चुने गए हैं, जबकि रेणु देवी बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीती हैं।
अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपीएमआरसी की लोगों से अपील है, मेट्रो लाइन पर पतंगबाजी ना करें। यह अपील की गई है लोगों से कि मेट्रो लाइन पर पतंगबाजी करने से बचें, ना करें। मेटलिक मांझे से मेट्रो संचालन प्रभावित होता है, तो ऐसे में मांझे से बार बार मेट्रो रुकती है। मेट्रो लाइन किनारे पर पतंगबाजी ना करने की अपील की गई है, गुहार लगाई है, गुजारिश की गई है कि मेट्रो लाइन के किनारे पतंगबाजी ना करें। यूपीएमआरसी ने यह अपील की है। खबर है मथुरा से, जहां पर भाई दूज के पर्व पर यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिली। देश के कोने कोने से आए भाई बहनों ने यमुना में डुबकी लगाई। कोरोना वायरस के चलते अब की बार श्रद्धालुओं की भीड़ में काफी कमी देखने को मिली। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां किए गए थे। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। मथुरा की तस्वीर है, प्रयागराज की तस्वीर है, लखनऊ की तस्वीर है, मुरादाबाद की तस्वीर है, नोएडा की तस्वीर है, जहां पर भाई दूज लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। तो जब मुरादाबाद और लखनऊ की बात करें तो जेलों में जाकर बहनों ने अपने भाइयों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बहादुरगंज के अपने आवास पर भाई दूज का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया और इस दौरान शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से आई बहनों ने कैबिनेट मंत्री को मिठाई खिलाई और उनके लंबे उम्र की उन्होंने कामना की। इस दौरान मंत्री जी ने बहनों को गिफ्ट भी दिया। तो नंदगोपाल नंदी जो कि मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहनों ने उनको मिठाई खिलाई तो बदले में उन्होंने गिफ्ट भी दिया और लंबे उम्र की कामना की बहनों ने कैबिनेट मंत्री की। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया और इस मौके पर प्रयागराज के एसएसपी के अलावा कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने माघ मेले के लिए भूमि पूजन किया और आयोजन के सकुशल संपन्न होने की कामना की। अफसरों ने बताया कि इस बार कोविड को देखते हुए माघ मेले के लिए सुरक्षा के अलावा संक्रमण रोकने के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस बार भी पिछली बार की ही तरह मेला स्थल पर पुलिस चौकियां और पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। और अब आपको भैंस का रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाते हैं। खबर बागपत की है। यहां पर दिल्ली सहारनपुर हाईवे के किनारे गहरे नाले में एक भैंस गिर गई थी, जिसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था, जिसके बाद क्रेन की मदद से नाले से इस भैंस को बाहर निकाला गया। भैंस का रेस्क्यू देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। तो रेस्क्यू किया गया भैंस को और गहरे नाले में जा गिरी थी भैंस। उसके बाद लोगों ने काफी देर तक कोशिश तो की उस भैंस को बाहर निकालने की, लेकिन जब वो कामयाब हो नहीं पाए तो उसके बाद क्रेन की मदद ली गई। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं भैंस के रेस्क्यू की। ये तस्वीरें हैं, क्रेन की मदद से भैंस को फिर बाहर निकाला गया और लोगों की बड़ी संख्या। पहले लोगों ने प्रयास किया कि भैंस किसी तरह से बाहर निकल आए, लेकिन निकल नहीं पाए, तो उसके बाद क्रेन की मदद से इस भैंस को बाहर निकाला गया। बागपत की खबर है, ट्रेन की मदद से भैंस को बाहर निकाला गया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे के पास में ये नाला है, खुला नाला है, तो ऐसे में ये निगम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि इस तरह की खुली जगहें ना हो जहाँ पर जानवरों के गिरने का या बच्चों के गिरने का खतरा हो, उन जगहों को बंद किया जाए।
तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के उस पर मेरे साथ देखिए उत्तराखंड प्राइम।